जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था बट स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अब हम आगे चलेंगे, इसमें हमने देखना है कि डोमिनेंस रिलेशंस क्या होते हैं। डोमिनेंस रिलेशन, डोमिनेंस रिलेशन डोमिनेंस रिलेशन में हम बताते हैं कि डोमिनेंस रिलेशन बेसिकली क्या होता है कि ये बेसिकली फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन एलील over its counterpart allele is called, इसको आप डोमिनेंस रिलेशन का नाम देते हैं। ये डोमिनेंस रिलेशन कहलाता है। यानी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, यानी फंक्शन के लिहाज से जो इफेक्ट होता है किसी एक एलील का अपने मध्य मुकाबिल जो एलील होता है उस पर, इसे हम डोमिनेंस रिलेशन। इसमें अहम चीज ये होती है कि एक एलील है, उसका मुकाबला किसके साथ, दूसरे एलील के साथ है। किसके लिए? सेम जीन लोकस पे होता है, सेम जीन लोकस पे इनका इम्पैक्ट इसके पर होता है। इसे डोमिनेंस रिलेशन का नाम दिया जाता है। यानी एक, ये देखें, ये मेंबर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, ये दूसरा मेंबर है, इधर एक एलील है, इधर एक एलील है। वट जो भी एलील है, एक एलील का अपने मध्य मुकाबिल एलील पर जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? डोमिनेंस रिलेशन का नाम देते हैं। यानी फंक्शन के लिहाज से जो इम्पैक्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो डोमिनेंस रिलेशन बेसिकली कई तरह से इसको हम देखते हैं। दो एलील हैं, एक एक जीन लोकस पे है और असरअंदाज और इफेक्ट कर रहा है फिनोटाइप पे। तो चार तरह के आप डोमिनेंस रिलेशन स्टडी करते हो। इसमें 4 टाइप्स ऑफ डोमिनेंस रिलेशन। इसमें आपको मैं रेफरेंस के तौर पर पहला बता दूं कि इसमें क्या आएगा, कंप्लीट डोमिनेंस, और फिर उसके बाद आप किसे देखेंगे? को डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी होता है और ओवर डोमिनेंस भी होता है। लेकिन चूंकि हम यूएचए सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें एक तो कंप्लीट डोमिनेंस और दूसरा को डोमिनेंस डिस्कस किया गया, तो लिहाजा हम इन्हीं को दोनों को फोकस करेंगे। और बाकी जो है वो वैसे आप जनरली देख सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है और ओवर डोमिनेंस क्या होता है। इसके अंदर इन जनरल हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले देखिए किसकी बात करनी है हमने। नंबर 1 आपके पास आ जाता है कंप्लीट डोमिनेंस। अब कंप्लीट डोमिनेंस क्या है? इसमें हम बताते हैं ऐसा डोमिनेंस जिसमें एक एलील जो होता है, जो कि डोमिनेट होता है, कंप्लीटली हाइड करता है इफेक्ट ऑफ द अदर एलील। यानी वन एलील, एक एलील जो है, जो कि बेसिकली क्या है? डोमिनेंट है, कंप्लीटली हाइड्स, कंप्लीटली ये क्या करेगा? हाइड्स, छुपा देता है किस चीज को? द इफेक्ट ऑफ, द इफेक्ट ऑफ अदर एलील, अदर एलील। वो क्या होगा? रिसेसिव और ऑन सेम जीन लोकस। इनका जीन लोकस सेम होना जरूरी होता है। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन होती है एक एलील की जो कि मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर देती है, बल्कि जबकि दूसरे एलील जो होते हैं मुकम्मल तौर पर अपने आप को डिटरमाइन करते हैं, अपने फिनोटाइप को। इस तरह से भी बता सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इस किस्म के रिलेशनशिप को आप कंप्लीट डोमिनेंस का नाम देते हो। अब अगर इसमें एग्जांपल आपसे पूछी जाती है तो इसमें एग्जाम्पल बेशुमार दी जाती है।
पी प्लांट आपने स्टडी किया है, इसके 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आपने स्टडी किए हैं। 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड में एक मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट है और दूसरा मुकम्मल तौर पर क्या है इसमें रिसेसिव है। जैसे मिसाल के तौर पर आप इसमें एग्जांपल देते हो, ये सीड शेप की एग्जांपल देते हैं। सी शेप में आपको पता है एक राउंड होता है और दूसरा क्या होता है इसमें रिंकल्ड होता है। तो जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन जो होती है उसमें आपको क्या नजर आता है, ओनली राउंड नजर आता है। इससे क्या पता चलता है आपको कि राउंड जो है फिनोटाइप ये मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट है इस पे रिंकल्ड पे, और उसके एलील कौन से हैं, कैपिटल आर, यानी एलील कौन से कैप स्मॉल आर है, सॉरी कैपिटल आर है। और इसका क्या है स्मॉल आर, इसके एलील कौन से स्मॉल आर है। अब आप देखिए वन एलील जो कि डोमिनेंट है कंप्लीटली हाइड कर रहा है इफेक्ट ऑफ द अदर एलील, यानी रिसेसिव एलील जिसको हम कहते हैं ऑन सेम जीन लोकस। इनका जीन लोकस क्या है, सेम है। जैसे मिसाल यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे अगर कैपिटल आर है तो यहाँ पे क्या है स्मॉल आर है। जीन लोकस दोनों का क्या है सेम है, तो लिहाजा इस किस्म के रिलेशन को आप क्या कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आप इसमें कोई भी 7 करेक्टर जो कि मेंडल ने चूज किए थे आप इसमें देख सकते हैं कि एक मुकम्मल तौर पर डोमिनेट है, दूसरा मुकम्मल तौर पर उसमें क्या होता है दैट इज रिसेसिव। उसको हम क्या कहेंगे दूसरे को रिसेसिव का नाम देते हैं। ओके, अच्छा जनाब। आप देखिए इसके बाद आगे चलें, इसमें आपको नेक्स्ट किसका बताना है, दैट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस में आपने बताना होता है कि जो इक्वल एंड सेपरेट एक्सप्रेशन होता है दोनों एलील का जो कि सेम जीन लोकस पर होते हैं, नतीजा क्या होता है कि मिक्स फिनोटाइप बनता है इससे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसी को एक्सप्रेशन है जो कि ज़्यादातर हमें बायोकेमिकल फिनोटाइप्स जैसे ब्लड टाइप्स हो गए हेट्रोजाइगोट कंडीशन में होते हैं, उसमें हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो फिनोटाइप जो होता है इस कंडीशन में कंप्लीटली डिफरेंट इन क्वालिटी होता है दोनों होमोजाइगोट के मुकाबले में, यानी फिनोटाइप जो होता है इस कंडीशन में मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होगा किस तरह से क्वालिटी के लिहाज से फ्रॉम दोज ऑफ टू होमोजाइगोट जिनके क्रॉस से ये बना होता है। तो ये फिनोटाइप इंटरमीडिएट नहीं होगा, इसमें याद रखिएगा कोडोमिनेंस में इंटरमीडिएट नहीं होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी इसमें एलील होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं विद डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। तो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं कोडोमिनेंट। तो इसमें आप इस तरह से देखें, जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल देते हैं यहाँ पे हम किसकी एलील A1, ठीक है जी। और ये क्या करता है इसके बारे में बताओगे, ये प्रोड्यूसेस सब्सटेंस एक्स प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह से दूसरा एलील है दैट इज A2, इट प्रोड्यूसेस सब्सटेंस वाई। ठीक है जी। अब आप देखें कि कोडोमिनेंस अगर होता है तो कोडोमिनेंस में क्या होगा, कोडोमिनेंस में आपको बताया गया है कि जो दोनों एलील हैं एक्सप्रेस करेंगे इंडिपेंडेंटली, बोथ एलील्स एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली इन हेट्रोजाइगोट, इन हेट्रोजाइगोट। ठीक है जी। हेट्रोजाइगोट क्या होगा A1 A2, यानी एक एलील है ये, दूसरा एलील है, ये हेट्रोजाइगोट कंडीशन में ये क्या होगा इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बनाएंगे एंड फॉर्म
देयर रिस्पेक्टिव व्हाट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या होंगी, अभी आपको बताया था एक्स एंड वाई प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है। कोडोमिनेंट हेटेरोजाइगोट जो होता है क्या होगा, उस दोनों सब्सटेंस होंगे उसमें सेम टाइम पे प्रोड्यूस होंगे, दोनों सब्सटेंस होंगे एक्स एंड वाई सब्सटेंस दोनों सेम टाइम पे प्रोड्यूस होंगे। इसके लिए क्या जरूरी है, सेम टाइम पे क्या होगा, ये सब्सटेंसेस होंगे, सब्सटेंसेस यानी एक्स एंड वाई आर प्रोड्यूस्ड, ये पैदा होती है। तो इस तरह स्टूडेंट आपको ये पता होगा, इसे हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कराते हैं। अब इसमें आपने आगे फर्दर एग्जांपल कोड करनी है। एग्जांपल इस तरह से कोड करेंगे, जैसे रेफरेंस देना है अपने साइंटिस्ट का, लैंड स्टेनर, लैंड स्टेनर एंड लेविन, इनका रेफरेंस देंगे, इन दोनों साइंटिस्ट का। इन्होंने क्या किया था, एम एन ब्लड टाइप जो है मैन में डिस्कवर किया था, ब्लड टाइप इन मैन, ये इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेंस, एंटीजेंस ऑन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर इन्होंने स्पेस पर इसको फाइंड आउट किया था। अब इन जो यहाँ पे हम फंक्शन बताते हैं एंटीजेंस का, वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है जी। एंटीजन ऑब्वियसली मीन टू प्रोड्यूस फॉर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। बुनियादी तौर पर हम बताते हैं दो तरह के एंटीजन यहाँ पे बताएंगे, एक एम एंटीजन होगा, एक एम एंटीजन होगा, ठीक है जी, जो कि प्रोड्यूस बाय, प्रोड्यूस्ड बाय एल एम जीन कह रहे हैं या एलील कह रहे हैं, ओके। और इसी तरह से जो फिनोटाइप और इसके अलावा एन एंटीजन होगा, एन एंटीजन, ठीक है जी। ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस्ड बाय एल एन जीन, कौन प्रोड्यूस करेगा, एल एन जीन, ये इसको प्रोड्यूस करेगा, ओके। तो अब एम एन ब्लड ग्रुप एंटीजन का जहां तक ताल्लुक है, वो बैक वक्त कैसे प्रोड्यूस होंगे, यानी एम एन, एम एन एंटीजन जो होंगे, इसके बारे में आपको पता हो, आर प्रोड्यूस्ड, आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। अब साइमल्टेनियस का क्या मतलब, बैक वक्त, साइमल्टेनियसली ये प्रोड्यूस होंगे, किसके जरिए, बाय एलील्स। कौन कौन से एलील है, अभी आपको बताया गया था, एल एन, एल एन एंड एल एन, ये एलील है, इनके जरिए ये प्रोड्यूस होंगे। और इनका फिनोटाइप क्या होगा, इनका फिनोटाइप जो होगा, आपको मालूम हो वो क्या होगा, एम एन फिनोटाइप होगा, एम एन फिनोटाइप होगा, यानी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, एम एन ब्लड ग्रुप होगा। इस तरह से देखिए कि अगर हम कहते हैं फिनोटाइप है हमारे पास, फिनोटाइप अगर पास हमारे पास एम है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस, ये होमोजाइगस होगा, ठीक है। और एंटीजन आरबीसी पे क्या होंगे, एंटीजन ऑन आरबीसी, तो आपको मालूम हो कि इसमें एम एंटीजन होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एन फिनोटाइप है, तो एन फिनोटाइप का जीनोटाइप क्या होगा, एल एन, एल एन होगा। और
एंटीजन जो होंगे वो कौन से होंगे, एन एंटीजन होंगे ऑन देयर आरबीसी। इसी तरह से तीसरी कैटेगरी एम एन की आ जाएगी। एम एन अगर फिनोटाइप है तो आपको मालूम है इसका जीनोटाइप एल एम एल एन होगा, यानी एलील एम और एलील एन होगा। और इसके एंटीजन होंगे आरबीसी पे दोनों होंगे, एम भी होगा एंड एन भी होगा। तो इस तरह हमें क्या पता चलता है कि ये जो फिनोटाइप है वो ये फिनोटाइप आ गया, और जब ये हेट्रोजाइगोट कंडीशन में है, ये हेट्रोजाइगोट कंडीशन में है, तो एम एन ब्लड ग्रुप बनता है और दोनों एंटीजन इसके आरबीसी पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे टेक्निकली, को डोमिनेंस। ये को डोमिनेंस कहलाता है। ठीक है जी। अब इसमें आप जिस तरह इसका क्रॉस किया जाता है वो कैसे करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे शो करते हैं मेल और यहाँ पे शो करते हैं फीमेल। ओके, मेल हमारे पास क्या है, इसमें एम ब्लड ग्रुप है, और फीमेल हमारे पास क्या है, एन ब्लड ग्रुप है। ओके जी, ये ब्लड ग्रुप हमारे पास आ गया है। अब इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका मालूम हो एल एम एल एम, ये इसका जीनोटाइप होगा, इसका एल एन एल एन होगा। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेमीट्स विल बी प्रोड्यूस, ओनली वन टाइप ऑफ, यानी दोनों एक जैसे है ना, ओनली वन टाइप ऑफ गेमीट विल बी प्रोड्यूस, ओनली वन टाइप ऑफ गेमीट विल बी, क्रॉस करेंगे आपके पास कौन सी जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन आएगी। F1 जनरेशन में क्या मिलेगा आपको, एल एम एल एन। ओके, ये एल एम एल एन मिलेगा, और ब्लड ग्रुप क्या होगा, एम एन एम एन ब्लड ग्रुप होगा। यानी दोनों एलील अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, एम एन ब्लड ग्रुप होगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो कि ये कोडोमिनेंस, इस तरह से इसमें एक और एग्जांपल हम देते हैं कोडोमिनेंस की। दूसरी एग्जांपल जो है वो बहुत ही कॉमन है, वाकई अभी हमने डिस्कस भी करनी है, वो कौन सी है इसमें, उसके बारे में आपको बताते चले कि इसमें और एग्जांपल कौन सी कोड की जाती है, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। अब इसमें क्या है कि ये जो एंटीजन ए है किसकी वजह से, एलील आई ए की वजह से, इसी तरह से एंटीजन बी जो होता है ये किसकी वजह से होता है, आई बी, दोनों डोमिनेंट एलील हैं। और मुकम्मल तौर पे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, यानी आई ए और आई बी, ये अगर जीनोटाइप होगा तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, इसका फिनोटाइप क्या होगा, ये फिर आपको पता होगा ए बी ब्लड ग्रुप होगा। किस वजह से होगा कि एंटीजन ए एंड बी किस पे होंगे, बोथ ऑन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर होंगे। तो लिहाजा ये भी को डोमिनेंस की एग्जांपल है, आपको उसको भी आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट एक आपको बताया है कंप्लीट डोमिनेंस, दूसरा क्या बताया आपको, को डोमिनेंस के बारे में आपको बताया गया। तो इसलिए ये हो गया। बाकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है, F1 हेट्रोजाइगोट शो करता है इफेक्ट ऑफ द बोथ होमोजाइगोट P1 इनकम्प्लीटली, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट। 4 o'clock प्लांट की एग्जांपल आप देखते हो, जैपनीज 4 o'clock प्लांट, जिसमें रेड और व्हाइट को क्रॉस करते हो तो F1 में आपको क्या मिलता है, पिंक मिलती है। और पिंक को जब आप इंटर क्रॉस करते हो, यानी आप सेल्फ फर्टिलाइज करते हो, तो नेक्स्ट जनरेशन में आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो सेम मिलती है, 1:1 फिनोटाइप, 1:1 क्या मिलती है आपको, जीनोटाइप रेशो मिलती है। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं उसको बस सिर्फ समराइज कर रहा हूँ। इस तरह ओवर डोमिनेंस जो होता है उसमें हेट्रोजाइगोट जो होता है एक्सीड कर जाता है इन क्वांटिटी द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ बोथ होमोजाइगोट, यानी F1 हेट्रोजाइगोट जो है वो एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है इन क्वांटिटी द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ बोथ होमोजाइगोट, होमोजाइगोट के मुकाबले में। तो वो क्या कहलाता है, ओवर डोमिनेंस। बहरहाल ये चूंकि उसमें यूएचएस सिलेबस में नहीं थे तो मैं जनरली आपको बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट आ जाए इसमें मल्टीपल एलील्स की हमने बात करनी। ठीक है जी, मल्टीपल एलील्स। ठीक है जी। अब इसमें जो जीन के बारे में हमने बताया था कि व्हाट इज जीन, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं।
तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स को हम क्या कहते हैं, इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है जिसको आप क्या कहते हो, अल्टरनेटिव फॉर्म्स, अल्टरनेटिव फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड, ये एलील्स कहलाते हैं, इसको आप एलील्स का नाम देते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गिवन जीन्स आर कॉल्ड, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गिवन जीन्स आर कॉल्ड एलील। अब इसमें देखिए कि ज्यादातर जीन्स जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं मोर देन टू एलीलिक फॉर्म, दो से ज्यादा एलीलिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है जी। और इसमें ऐसे एलील जो कि एग्जिस्ट करें मोर देन टू डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स, तो लिहाजा उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल एलील का नाम देंगे। ठीक है जी। यानी एलील्स दैट मे एग्जिस्ट, एलील्स दैट मे एग्जिस्ट, एलील जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन मोर देन टू, इन मोर देन टू different alternative forms, different alternative forms are called, are called, इन्हें क्या कहा जाता है, they are called multiple alleles, ये multiple alleles कहलाते हैं, इनको आप multiple alleles का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो अब देखिए ये जो alleles होते हैं हमेशा याद रखिएगा कि सिंगल लोकस पे पाए जाते हैं। ये alleles जो होते हैं, आपको पता हो कि ये जो alleles हैं, these alleles, ये जो एलील्स हैं ये कहाँ पे होते हैं, ये आपको मालूम हो कि अकर ऑन सिंगल जीन लोकस पे पाए जाते हैं। ठीक है जी। और क्रोमोसोम के, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के लिए, डिफरेंट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह से हो सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन तो है लेकिन इफेक्ट करते हैं सिमिलर ऑर्गन्स पे, एक ही जैसे ऑर्गन्स पर जाकर इफेक्ट करेंगे या एक ही किस्म के प्रोसेस पर जाकर इफेक्ट करेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स तो है एलील की, डिफरेंट एक जीन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, यानी मल्टीपल एलील जरूर है ये, लेकिन इसमें एक अहम बात ये होती है कि ये जाके जब इफेक्ट करते हैं, अपना शो करते हैं इम्पैक्ट, सेम सिमिलर ऑर्गन पे करेंगे और या सिमिलर प्रोसेस पे करेंगे, जो भी प्रोसेस हो रहा है बॉडी के अंदर। तो मल्टीपल एलील क्या हुए, ये वो वेरिएंट्स हैं जो कि सेम जीन के होते हैं, सेम जीन लोकस पे पाए जाते हैं। वेरिएंट्स ऑफ सेम जीन, ये भी इस तरह भी कह सकते हैं, वेरिएंट्स ऑफ सेम जीन एट सेम जीन लोकस। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एक जीन के मुख्तलिफ एलील बन जाते हैं वो बनते हैं कैसे हैं? तो याद रखिएगा इसमें होता क्या है, जीन म्यूटेशन होती है, जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन किसे कहते हैं, सडन चेंज इन हेरिडिटी मटेरियल इज कॉल्ड व्हाट, म्यूटेशन। इसे आप म्यूटेशन का नाम देते हो। इससे फिर आपको डिफरेंट एलील मिलते हैं। अगर हम थ्योरेटिकली जाएं किसी एक जीन के एज मैनी एज 300 एलील्स हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा एलील्स हो सकते हैं। ठीक है जी। तो अब जितने भी एलील बनते हैं जीन म्यूटेशन की वजह से, आपको ये पता हो कि जब हम बात करेंगे किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की, यानी जिसमें टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, इनमें याद रखना हमेशा एनी टू, एनी टू ऑफ मल्टीपल एलील्स होंगे, एनी टू ऑफ मल्टीपल एलील्स होंगे, यानी इसके किस पे, क्रोमोसोम्स पे। यानी इस तरह देखें, इसमें हम बात करते हैं कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें कितने एलील होंगे, ऑब्वियसली एक उसमें एलील होगा हैप्लॉइड में। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ओनली वन एलील
वुड बी देयर, सिर्फ एक एलील उसमें से होगा। यानी इस तरह देखिए कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, आपके पास एलील 1 है, 2 है, 3 है, यानी इसको आप कहते हैं, इसको आप इस तरह कह सकते हैं 1 2 3 4 एलील्स हैं आपके पास फॉर एग्जांपल। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इसके होमोलोगस क्रोमोसोम, ये आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम आ गए, ये इसका सेम जीन लोकस है। तो आप देख सकते हैं एक एलील यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ये 4 डिफरेंट एलील बेशक हो, 300 क्यों ना हो, लेकिन एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम डोजेज ऑफ एलील कितने होंगे, ओनली 2 होंगे। 1 2 भी हो सकता है, ठीक है जी, या फिर क्या हो सकता है इसकी जगह, और 1 3 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, इस तरह से 2 3 भी हो सकता है, इस तरह से 2 4 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन देख रहे कितनी होगी अगर 4 डिफरेंट एलील है। लेकिन एक वक्त में एक जीन लोकस पे सिर्फ 2 डोजेस ऑफ एलील, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ओनली 2 डोजेस ऑफ एलील विल देयर, क्योंकि एक ही जीन लोकस इसमें पाया जाता है, कोई सी 2 एलील होगी। अब इसमें आपने एग्जांपल कोड कर रही है किसकी, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ये जो ब्लड ग्रुप है ह्यूमन में, ये एक्सीलेंट एग्जांपल है मल्टीपल एलील की। और इसमें हम बताते हैं कि जो पर्सन होता है कोई भी, वो डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस ऑन रेड ब्लड सेल। ये ब्लड ग्रुप किस पे डिपेंड करेगा किसी भी पर्सन का, इट विल डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस ऑन दी आरबीसी। या इस तरह भी कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस, और एब्सेंस भी शामिल करेंगे, एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन आरबीसी, रेड ब्लड सेल में इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से क्या बनते हैं, ये ब्लड ग्रुप्स बनते हैं। अब इसमें 4 मेजर ब्लड ग्रुप्स आप स्टडी करते हो, और एंटीजन जो होते हैं इसमें 2 ही तरह के होते हैं, यानी 4 के आपके पास क्या है बेसिकली, ये 4 आपके पास डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं, मेरी 4 आपके पास मेजर ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं। और एंटीजन कितने हैं, ओनली 2 है। एंटीजन आपके पास कौन कौन से हैं, एंटीजन, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ये होते हैं। अब जहाँ तक इनके लिए, इनके एलील, मल्टीपल एलील के लिए जीन का ताल्लुक है, तो जीन के बारे में आपको पता हो कि जीन इसमें कौन सा होता है, जीन आई होता है। अब जीन आई में मिसाल के तौर पर म्यूटेशन हो रही है, हम इसको म्यूटेशन 1 कह देते हैं, तो इससे जो एलील बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज आई ए, ठीक है जी। अब उसके बाद इसमें म्यूटेशन क्या हो रही है, 2 हो रही है, म्यूटेशन 2, तो इससे जो एलील बन रहा है वो क्या है, आई बी बन रहा है। फिर इसमें क्या हो रहा है, म्यूटेशन 3 हो रहा है, तो इससे आप देखें स्मॉल आई। तो 3 मुख्तलिफ किस्म के एलील आपको मिल रहे हैं, यानी 2 से ज्यादा एलील है, इससे क्या कहोगे, दैट का मल्टीपल एलील का नाम देंगे। अब ये जीन जो होता है बेसिकली, ये जीन, इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक जीन का नाम देते हैं। पॉलीमॉर्फिक जीन इसको क्यों कह रहे हैं, पॉलीमॉर्फिक जीन इसको इस वजह से कहा जाता है कि इस जीन की ये डिफरेंट फॉर्म जो है, पॉली मीन मैनी, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म इसकी ज्यादा है, इसको पॉलीमॉर्फिक जीन भी कहते हैं, मल्टीपल एलील भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो आई लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, आई, इसका आपको पता हो इसको क्या कहते हैं, आइजोहीन एग्लूटिनोजन, एग्लूटिनोजन, ये आई, ये इसकी क्या है, 3 क्या हो जाती है, डिफरेंट फॉर्म। आइसो मतलब होता है सेम, हीम का मतलब ब्लड है, ब्लड, एग्लूटिनेशन का मतलब क्लम्पिंग होता है, क्लम्पिंग का मतलब आरबीसी आपस में
जुड़ जाना है, ब्लड ब्लड सेल्स का आपस में जुड़ जाना एग्लूटिनेशन कहलाता है। तो आइसोहीम एग्लूटिनोजन ये जीन आई है, ये इसकी डिफरेंट क्या है, इसकी एलिलिक फॉर्म्स होती है। अब ये हमें पता चला कि पॉलीजीन है क्या, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है क्या। अब हमने आगे चलना है और मजीद बताना है कि ब्लड ग्रुप के बारे में, कि ब्लड ग्रुप ए है मिसाल के तौर पे, ब्लड ग्रुप ए है आपके पास, ठीक है। तो अब इसका जो सीरम होगा, सीरम, इसमें सीरम एंटीबॉडी कौन सी होगी, इसमें एंटीबॉडी होगी, याद रखिएगा, बी होगी। ब्लड ग्रुप ए है इसमें, अब यानी ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इसमें एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन ए, ठीक है जी। इसके सीरम में एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी बी होगी। तो इसमें ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसका ब्लड, बी ब्लड को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब भी ट्रांसफ्यूजन होगी। क्यों कि ये ब्लड ग्रुप ए किसकी वजह से है, ये आपको पता हो, ये एंटीजन ए की वजह से ऑन आरबीसी, और सीरम में क्या है, इसकी एंटी बी एंटीबॉडीज है, लिहाजा बी ग्रुप को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसी तरह फिर आप किसकी बात करते हो, ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं। अब ब्लड ग्रुप बी का जहां तक ताल्लुक है, इसमें क्या होगा, एंटीजन बी होगा ऑन आरबीसी, और सीरम में आपको मालूम है क्या होगा, एंटी ए, एंटी बॉडी कौन सी होगी, ए होगी इसमें। अब इसमें क्या होगा कि पर्सन में एंटीजन कौन सा है, बी है ऑन रेड ब्लड सेल्स, ये इसमें एंटीजन बी है। तो लिहाजा इसके ब्लड में, सीरम में क्या है, एंटी एंटीबॉडी कौन सी है, ए है। तो लिहाजा अब आपको पता हो कि इसको ए ग्रुप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये डज नॉट एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम ए। रीजन क्या होती है कि इसमें एंटीजन ए मौजूद है, एंटीबॉडी ए मौजूद है, तो लिहाजा इसको ए ग्रुप नहीं दिया जा सकता। इस तरह ब्लड ग्रुप ए भी आ जाता है, ब्लड ग्रुप ए बी, इसके बारे में आप देखेंगे कि इसमें बोथ ए एंड बी क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं ऑन आरबीसी, ठीक है। अब इसके सीरम में क्या होगा, सीरम में आप कहेंगे कि नो सीरम एंटीबॉडीज, कोई सीरम एंटीबॉडीज इसमें नहीं होंगी, सही है जी। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें, क्योंकि एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होते हैं, तो ये हम कह सकते हैं इसमें एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी दोनों नहीं होती, तो ए बी ग्रुप जो होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट का नाम देते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहते हैं इसको। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, वो क्यों कहते हैं, मजीद डिटेल समझाता हूँ। इसको सारे ब्लड ग्रुप लग सकते हैं। अब देखिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट हमने किसका बताना है, दैट इज ऑफ ब्लड ग्रुप ओ के बारे में बताइए। ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ में आपको पता हो कि नो एंटीजन ए एंड बी ऑन आरबीसी, और जहाँ तक सीरम का ताल्लुक है, तो सीरम जो होता है इसमें एंटीबॉडी ए भी होता है एंड बी, दोनों प्रेजेंट होते हैं इसके किस में, सीरम में। तो इस तरह ये आपको पॉइंट क्लियर हो, ठीक है जी। तो अब रेड ब्लड सेल जो होते हैं, चूंकि इसमें एग्लूटिनेट नहीं होते किसी भी रेसिपिएंट की वजह से, तो लिहाजा इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर
क्यों कहते हैं इसको यूनिवर्सल डोनर? इसलिए कहते हैं कि रेड ब्लड सेल जो होते हैं, मैं लिख देता हूँ, द आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कैन नॉट बी agglutinated by any recipient recipient तो हम इसलिए कह सकते हैं सो कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर का नाम दिया जाता है। तो ये आपको 4 किस्म के ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं। अब इसमें इसका जो जेनेटिक बेसिस है, जेनेटिक बेसिस, उसका भी रेफरेंस आपको पता हो। साइंटिस्ट का नाम क्या है? कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर, इसने 1901 में डिस्कवर किया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसने क्या किया था? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर्ड, ये डिस्कवरी आ गई, डिस्कवर्ड, ये क्या था? और 4 ग्रुप में एंटीजन ए और एंटीजन बी की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पर ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी की बेस पर इसने किया था। फिर उसके बाद रेफरेंस आपको किसका मिलता है? दैट इज बर्नस्टीन। बर्नस्टीन, इसने फिर क्या किया था? एक्सप्लेन किया था जेनेटिक बेसिस, जेनेटिक बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये इसने इसकी जेनेटिक बेसिस बताई थी। ठीक है जी। तो अब आपको बताया गया क्या था कि जीन आई के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली जो जीन आई है, जीन आई क्या है? ये सिंगल पोलीमॉर्फिक जीन है, सिंगल पोलीमॉर्फिक जीन है, एक से ज्यादा जिसकी एलिलिक फॉर्म तो उसे क्या कहेंगे? पोलीमॉर्फिक जीन है। किस पे पाया जाता है? ऑन क्रोमोसोम नंबर किस पे होता है? 9 पे पाया जाता है। ठीक है जी, क्रोमोसोम नंबर 9 पे होगा। इसकी 3 एलिलिक फॉर्म्स कौन कौन सी बताई थी आपको? 3 एलिलिक फॉर्म्स, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई, 3 इसकी एलिलिक फॉर्म बताई थी। अब आपको जनरली पता हो कि एलील आई ए जो है किसके लिए? आई ए, ये आपको पता हो किसके लिए होता है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन ए के लिए। इसी तरह से सॉरी, एलील आई बी जो है, ये प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? एंटीजन बी के लिए है। सही है जी। इसी तरह से जो एलील स्मॉल आई है, स्मॉल आई जो होता है, ये डज नॉट स्पेसिफाई एंटीजन, एनी एंटीजन, डज नॉट स्पेसिफाई एनी एंटीजन, ये किसी एंटीजन को स्पेसिफाई नहीं करता। ठीक है जी, स्मॉल आई जो है। और इसी तरह से अगर एलील्स आई ए एंड आई बी, ये दोनों क्या काम अगर इकट्ठे हों तो क्या कहते हैं? ये को डोमिनेंट के तौर पर बिहेव करते हैं। ठीक है जी, को डोमिनेंट के तौर पर, यानी इक्वल, इसमें क्या होता है?
एक्सप्रेशन होती है, दोनों एलील की इक्वल एक्सप्रेशन होती है हेट्रोजाइगस कंडीशन में। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है? आई ए एंड आई बी, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो दोनों एलील अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं। तो ब्लड ग्रुप कौन सा आता है, फिनोटाइप क्या बनता है? फिनोटाइप इसका ए बी ब्लड ग्रुप बन जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप बन जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह ये हमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि, और इसी तरह से रिसेसिव एलील जो है वो किसके लिए होता है? वो दोनों किसके लिए होंगे? वो बेसिकली ब्लड ग्रुप ओ के लिए होंगे। अब इसके बाद इसमें स्टूडेंट्स कुछ आपको आइडिया हो कि सीरम किसे कहते हैं? सीरम, ये लाइट येलो फ्लूइड होता है, लाइट येलो फ्लूइड होता है बेसिकली, जो कि सेपरेट आफ्टर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, सेपरेट हो जाता है आफ्टर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और एंटी सीरम किसे कहेंगे? एंटी सीरम, सीरम कंटेनिंग सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटी सीरम। इसको आप सर पेज नीचे करते हैं। एंटी सीरम का नाम देंगे। देखिए सीरम जो होता है लाइट येलो फ्लूइड है, जो कि सेपरेट होता है आफ्टर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसका मतलब ये होता है कि सीरम विदाउट यानी प्लाज, इसको इस तरह भी कह सकते हो, प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन, यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स उनको से फिब्रिनोजन, यानी ऐसा ब्लड प्लाज्मा जिसमें फिब्रिनोजन ना हो। फिब्रिनोजन कहाँ चला गया? वो क्लॉट में चला गया ना, तो बाकी जो बच जाएगा उसे आप क्या कहोगे? सीरम का नाम दोगे। तो दो तरह से बताते हैं, ब्लड प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन इज कॉल्ड सीरम, और लाइट येलो फ्लूइड सेपरेटेड आफ्टर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सीरम। इसको आप क्या कहोगे? सीरम का नाम दोगे। और दूसरा क्या होता है? एंटी सीरम होता है, सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटी सीरम। इसको आप एंटी सीरम का नाम देते हो। तो एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज होती है, इसके बारे में आपको ये पता हो कि एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज, ये एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज होती है ना, इसके बारे में ये भी आपको पता हो कि अपीयर होती है इन ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा में अपीयर होती है फर्स्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ, फर्स्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ। ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में चीजें पूछी जाती है, इसका ख्याल करना। ठीक है। और ये कुदरती तौर पर जो होता है ना, इनका पाया जाना होता है एब्सेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजन। यानी ये नहीं होता है, देखिए ना ब्लड ग्रुप ए है, उसमें एंटीजन ए है, तो अब एंटीबॉडी भी जो उसमें वो कुदरती तौर पर नेचुरली उसमें पाई जाती है। ये नहीं होता कि वो एंटीबॉडीज किसी एंटीजन के खिलाफ प्रोड्यूस हुई है। अब ब्लड ग्रुप ए है, उसमें एंटीजन ए है आरबीसी पर, लेकिन प्लाज्मा में क्या है? एंटी बी एंटीबॉडीज है, तो नेचुरली प्रेजेंट होती है उसमें। ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। अच्छा, और जो ब्लड सीरम होता है इसमें ए फिनोटाइप हो, उसमें एंटी बी एंटीबॉडीज होती है, बता चुके हैं हम, सही है ना? ये क्लियर हो गया ना बात? अब ये एग्लूटिनेट कर सकते हैं, क्लम्पिंग इसमें हो सकती है, यानी आरबीसी इकट्ठे होकर जुड़ सकते हैं। क्लम्पिंग का मतलब क्या होता है कि इकट्ठे होकर जुड़ जाना। तो एग्लूटिनेट हो सकते हैं आरबीसी जब बी एंटीजन उन पे एक्ट करेगा। तो सिर्फ बी फिनोटाइप होगा, तो उसमें क्या होगा? एंटी ए एंटीबॉडीज उसके सीरम में होंगी, वो एग्लूटिनेट करेगा आरबीसी जब उसमें किसके साथ? एंटीजन ए के साथ। ए भी होगा, उसमें ना तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी ए है, ना ही एंटीबॉडी बी है, तो लिहाजा क्या होगा कि सीरम जो होगा
इसका यानी ए बी में ना तो एंटी ए एंटीबॉडीज है ना ही एंटी बी बॉडी, इसी वजह से तो इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट का नाम दिया जाता है ना। ए भी दिया जा सकता है, बी भी दिया जा सकता है, इसको ए भी दिया जा सकता है, इवन ओ भी दिया जा सकता है। जब जब जहां तक सीरम ओ ब्लड ग्रुप का ताल्लुक है तो उसमें दोनों एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज दोनों मौजूद होती है, याद रखिएगा। यानी सीरम जो होता है ऑफ ओ ब्लड ग्रुप, इसमें क्या होता है, कंटेन बोथ, बोथ क्या दोनों होती है इसमें, एंड बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज, एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज इसमें दोनों मौजूद होती है, ना तो एंटीजन ए होता है ना ही एंटीजन बी होता है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जहां तक ताल्लुक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, तो ये बड़ी अब आसान सी बात हो जाती है कि कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है। मैं आपको इसमें सारा वर्बली चीजें बता देता हूँ, उसको मैं लिखने की तरफ नहीं जाऊंगा, जहाँ पे बता लिखने वाली बात होगी वो आपको पॉइंट आउट कर दूंगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आप देखें कि कोई भी जो ब्लड जब भी ट्रांसफर किया जाता है, दिया जाता है, तो उसको बाकायदा उसका स्क्रीनिंग की जाती है ताकि उसमें एग्लूटिनेशन ना हो, यानी क्लम्पिंग ना हो रेसिपिएंट के ब्लड में, ठीक है जी। क्योंकि वजह ये होती है कि जब एग्लूटिनेशन हो जाती है यानी क्लम्पिंग हो जाती है, ब्लड सेल आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसके नतीजे के तौर पर रास्ता जो होता है ब्लड कैपिलरीज का वो क्या होगा, ब्लॉक होगा, और वो फिर किसी भी जगह जाकर, जैसे हार्ट पे हार्ट अटैक की वजह बनेगा, ब्रेन है तो स्ट्रोक की वजह बनेगा, और इस तरह से ब्लड की सप्लाई बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में क्या होगी, मुनक़ता हो जाएगी। तो लिहाजा ये इसलिए सीरियस होता है। हम कह सकते हैं तो ब्लड सैंपल जब डोनर का जो होता है और रेसिपिएंट का होता है, इसको क्रॉस मैच किया जाता है, कंपेटिबिलिटी चेक की जाती है, ताकि कंपेटिबिलिटी इस तरह से देखी जाती है कि वो ट्रांसफ्यूजन हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है जी। अब अगर इनकम्पेटेबल ब्लड है ट्रांसफ्यूज किया जाए तो वो खतरनाक होता है। उसमें क्या होता है, हीमोलाइटिक रिएक्शंस होते हैं, हीमोलाइटिक रिएक्शन। अब हीमोलाइटिक, हीमो का मतलब होता है ब्लड, लाइटिक का मतलब बस्ट हो जाना, कि ब्लड सेल जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, रिएक्शन हीमोलाइटिक रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। कब, अगर इनकॉम्पेटेबल ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाए, तो इसमें एंटी या तो एंटी या बेशक इसमें एंटीबॉडीज होती है रेसिपिएंट की, डिस्ट्रॉय होंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी रेड ब्लड सेल को, डोनर की, या फिर एंटीबॉडीज डोनर की होंगी, वो हीमोलाइसिस कर सकती है आरबीसी ऑफ द रेसिपिएंट। जरा ध्यान से सुन लीजिए मैं कि मैंने अब यहाँ पे क्या कहा है। एंटीबॉडीज रेसिपिएंट की डिस्ट्रॉय करेंगी रेड ब्लड सेल ऑफ द डोनर, या फिर क्या होगा, एंटीबॉडीज ऑफ द डोनर हीमोलाइज करेंगी किस चीज को, रेड ब्लड सेल ऑफ द रेसिपिएंट। तो ये दोनों सिचुएशन बिल्टअप हो सकती है जब भी एंटीबॉडी और एंटीजन आमने सामने होंगे, तो ये सिचुएशन हो सकती है आसान अल्फाज में। अब सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, ये आपको पता हो कि आप क्वेश्चन आपसे अपने आप से पूछ सकते हो, जैसे मैं कहता हूँ ब्लड ग्रुप ए जो है कैन बी ट्रांसफ्यूड ओनली, किसको दिया जा सकता है, ए को दिया जा सकता है, और किसको दिया जा सकता है, फौरी तौर पे अपने आप को जवाब दें, ए और दूसरा ए बी रेसिपिएंट को दिया जा सकता है, ठीक है जी। क्यों, वजह क्या है कि दे डू नॉट हैव एंटी ए एंटीबॉडीज, इसमें एंटी ए एंटीबॉडीज नहीं होती। ब्लड ग्रुप बी जो है किसको ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, सिर्फ बी को दिया जा सकता है और ए बी को दिया जा सकता है। वजह क्या होता है कि इनमें एंटी बी एंटीबॉडीज नहीं होती। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है कैन बी ट्रांसफ्यूज ओनली टू ए बी रेसिपिएंट, क्योंकि इसमें ना तो एंटी ए और ना ही एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज नहीं होती। तो ये बकायदा ये क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, डोनर नहीं है, सेल्फिश ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं कि लेना हो तो सबसे ले लेता है, ए से भी ले लेता है, बी से भी ले लेता है, ओ से भी ले लेता है, लेकिन देना होगा तो सिर्फ किसको देगा, सिर्फ ए बी को देगा। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं इसको। ओ ब्लड जो होता है ये, इसमें ना तो ए और ना ही बी एंटीजन होते हैं, पहले बता चुके हैं हम, और इसमें दोनों तरह की यानी एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज मौजूद होती है। अब ओ रेसिपिएंट जो होता है दिया जा सकता है, ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है फ्रॉम अ डोनर ओ फिनोटाइप को सिर्फ, लेकिन इसी तरह से इसको हम डोनर के तौर पर यूज करते हैं दूसरे ब्लड ग्रुप्स को देने के लिए, नहीं ए को देना है
बी को देना है, ए बी को देना है, कौन सा ग्रुप, ओ ग्रुप, तो दे तो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वो स्मॉल ट्रांसफ्यूजन तक तो एक्सेप्टेबल है। यानी जो रेसिपिएंट होगा उसमें डोनर्स की एंटीबॉडीज तो आएंगी, यानी ओ ग्रुप से ए भी एंटी बी भी एंटीबॉडीज आएंगी, लेकिन वो क्विकली क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है दूसरे टिश्यूज में, या फिर बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाती है रेसिपिएंट के ब्लड स्ट्रीम में। तो लिहाजा ये वजह होती है कि ओ ग्रुप यूनिवर्सल डोनर जरूर है, और ओ ग्रुप में आपको बताया ना तो एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बी है। क्या होता है इसमें, इसमें एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी दोनों होती है इसके इसके सीरम में। तो लिहाजा ये दिया जा सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी दिया जा सकता है, लेकिन हमने ये भी बताया साथ साथ कि क्या वजह होती है, नुकसान नहीं होता रेसिपिएंट को, कि जो डोनर की एंटीबॉडीज होती है, ओ ग्रुप वाले की एंटीबॉडीज जो होती हैं वो फौरी तौर पर एब्जॉर्ब हो जाती है टिश्यूज में, और या फिर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाती है रेसिपिएंट के ब्लड में। तो इस वजह से रेसिपिएंट को नुकसान नहीं होता, इसलिए ओ ग्रुप को आप क्या कहते हो, यूनिवर्सल डोनर, और ए बी ग्रुप को क्या कहते हो, यूनिवर्सल रेसिपिएंट का नाम दे दें। ठीक है जी। तो बाकी रही बात इसकी, ये जो ब्लड ग्रुप स्टडीज होती हैं कई किस्म के, आप कह सकते हो मेडिकल साइंस में हेल्पफुल होती हैं, इसको स्टडी करना बहुत मतलब एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, रिजॉल्व करता है क्वेश्चन रिगार्डिंग मेल पैटर्निटी अगर फाइंड आउट करना है ये ब्लड ग्रुप सिस्टम के जरिए। ऑब्वियसली लिमिटेड, ऑब्वियसली इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन जरूर है, लेकिन ये इसमें यूज किया जा सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिकल ट्रीटमेंट में आप यूज करते हो, हीमोलाइटिक डिजीज में ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हो। इस तरह ये जो इंक्वायरीज होती हैं जिनका ताल्लुक किससे होता है, ह्यूमन ओरिजिन से हो या एवोल्यूशन से हो, उसमें आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से जो क्रिमिनल सीन्स होते हैं, क्राइम्स वगैरह में भी, इन्वेस्टिगेशंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट एक और भी चीज़ आपको क्लियर हो, सीरम किसे कहते हैं, और सॉरी सेक्रेटर्स क्या होते हैं, सेक्रेटर्स। आप सेक्रेटर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो सेक्रेटर जो होते हैं बेसिकली ए एंड बी एंटीजन जो होते हैं, ए एंड बी एंटीजन्स, ए एंड बी एंटीजन्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, इन बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जैसे स्लाइवा, इसी तरह से टीयर्स, इसी तरह से यूरिन, इसमें भी ये पाए जाते हैं क्या, एंटीजन ए और एंटीजन बी पाए जाते हैं कुछ पर्सन्स में। उनको हम क्या कहते हैं, उन पर्सन्स को क्या कहते हैं, सेक्रेटर्स, दे आर कॉल्ड सेक्रेटर्स। और इसका जो डोमिनेंट डोमिनेंट सेक्रेटर जीन है, सेक्रेटर जीन जो होता है ये क्रोमोसोम नंबर 19 पे पाया जाता है। ओके, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब स्टूडेंट जो इसमें इसकी जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है वो फिर एक आपकी प्रैक्टिस है, वो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, और फिर क्या होगा, ये हेट्रोजाइगस हो सकता है, ये हेट्रोजाइगस हो सकता है। इसी तरह से आप ब्लड ग्रुप बी की बात करोगे तो इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट, और इसी तरह से हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। इसी तरह से आप अगर ब्लड ग्रुप ए बी की बात करोगे तो ये क्या होगा, आई ए और आई बी हो सकता है। इस तरह से आप अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करोगे तो ये स्मॉल आई, ये सारे आपके पास क्या आ जाते हैं, जीनोटाइप्स आ जाते हैं। ठीक है जी। अब इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्यूरीज आती है, इसमें आपको एक प्रैक्टिस ये करनी होगी कि कोई से भी दो ग्रुप को लेके, जीनोटाइप को लेके क्रॉस करके देखना होगा कि ऑफस्प्रिंग में प्रोबेबिलिटी क्या बनती है ब्लड ग्रुप के हिसाब से। ठीक है ना, यानी आप क्रॉस करोगे बिटवीन अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए with a woman with blood group B, a man with blood group A with the blood group AB.
ब्लड ग्रुप ए विद ब्लड ग्रुप ओ, इस तरह से। अच्छा, अब इसमें देखिए एक और भी चीज आपको बताओ कि जब भी इस तरह का क्रॉस या जीनोटाइप तो नहीं दिया होगा ना, हम कहते हैं पर्सन है, पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, अब उसका जीनोटाइप तो नहीं दिया हुआ, तो लिहाजा अब आप क्या यूज करोगे, कौन सा, आई ए यूज करोगे या आई ए या स्मॉल आई जीनोटाइप यूज करोगे? तो हमेशा याद रखना आपने हेट्रोजाइगस यूज करना है। रीजन क्या होगी कि इसमें प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस ज्यादा होते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप के बिल्टअप होने के, और इसमें क्या होंगे, कम होंगे। तो अगर आपको सिर्फ ब्लड ग्रुप दिया हुआ है तो जीनोटाइप आपने खुद सेलेक्ट करना है कि हम होमोजाइगस यूज करें या फिर हेट्रोजाइगस। तो कौन सा यूज करेंगे, यू विल यूज व्हाट, ये इसको यूज करोगे, हेट्रोजाइगस को हमेशा यूज करोगे, ठीक है। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, वुमेन है, उसका ब्लड ग्रुप भी क्या है, ए है, दोनों का ब्लड ग्रुप ए है। अब हम कहते हैं उनके बच्चों में ब्लड ग्रुप ओ आएगा। ओ कैसे आएगा, ओ उसी वक्त आएगा जब ये दोनों क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है ओ ग्रुप की, तो जाहिर बात है 25% बनेगी, कैलकुलेट कर सकते हो आप, सही है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते होते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दिस आल्सो। ये एमसीक्यूज मस्ट है, बहुत जरूरी है। जितने पॉसिबल क्रॉसेस बन सकते हैं उतने पॉसिबल क्रॉसेस करके आपने देखना है कि ऑफ स्प्रिंग्स में क्या प्रोबेबिलिटी इसमें हमें मिलती है। तो ये हो गया आपका मल्टीपल एलील वाला टॉपिक, और अब उसके बाद उसमें म्यूटेशन हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको करवाना है वो कौन सा होगा, दैट इज बेसिकली आ जाएगा आकर कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस के बारे में। आगे जो कि दिया हुआ है यूएचएस सिलेबस में, पहले हम उसको देखेंगे कि कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन क्या होता है, यानी ये जो हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव वेरिएशन और क्वांटिटेटिव वेरिएशंस क्या होती है, ये हमने देखना होगा कि इसमें मेंडल को कौन सी वेरिएशंस फॉलो कर रही है और डार्विन को कौन सी वेरिएशंस फॉलो कर रही है। ये हमने थोड़ा सा कंपैरिजन के साथ चलना होगा। इसमें से एक दो अहम क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यूज जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं, उनको हमने तरीके से देखना होगा। वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सारा कंप्लीट करा के फिर क्रॉसिंग ओवर और जीन लिंकेज के हवाले से चीजें करवानी है आपको, वो हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे, ये चैप्टर कंप्लीशन की तरफ जाएगा। एनी क्वेश्चन यहाँ तक अगर कुछ पूछना है तो बताएं।